नमस्कार, स्वागत है आपका। और यूएस ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर कमोडिटी बाजार खासकर क्रूड और सोने चांदी पर खास देखने को मिला है। ब्रेंट 8 महीने की ऊंचाई पर है तो सोने चांदी में 1 महीने के हाईज पर कारोबार है। कहां तक कीमतों में तेजी उम्मीद है, ये जो ग्लोबल अनरेस्ट है इसे किस तरह से रीड किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ trading.com के सीईओ पीटर मैक्वायर हैं, साथ ही सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ स्वांकर सेन और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह भी हैं। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मूवमेंट है, जैसे हम ओवर द वीकेंड यहाँ पर बात भी करते रहे हैं लगातार, आप कहेंगे बिकॉज ये पूरा का पूरा इवेंट वीकेंड को था, काफी हद तक बाजार ने इसे डाइजेस्ट कर लिया है और आज जो हम होता हुआ देख रहे हैं वो बहुत ही मेजर्ड रिएक्शंस हैं। सो बिकॉज इट वाज वीकेंड, इनफैक्ट हमने लास्ट वीक ही देखा था। बिफोर दिस हैपेंड गोल्ड प्राइस हैड रिजन बाय $300, ऑयल वाज अप बाय 4.5-5 एंड नाउ टुडे मॉर्निंग व्हाट वी आर सीइंग इज कंटिन्यूएशन टू दैट ट्रेंड, जहां पे गोल्ड क्रूड दोनों बहुत भारी मात्रा में ऊपर है। क्रूड अराउंड 6.5% 7% ऊपर है, और गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड इज ऑल्सो अप बाय ऑलमोस्ट $100। सो दिस वाज क्वाइट वेरी मच एंटिसिपेटेड, वेरी मच इन द लाइन। अभी आगे जाके जो मेरे हिसाब से देखना है वो ये है, वेदर this is continuing for the longer period of time or whether it is getting over in 3-4 days. So that will determine whether this bull run will go on, क्योंकि अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है और ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मंथ, तो तब जाके ऑयल में भारी शॉर्टेजेस डेवलप हो सकती है। नए रूट्स, आप शिपिंग के फ्रेट रेट्स आज मैं मॉर्निंग को देख रहा था, सो एटलीस्ट फ्रेट रेट्स आर अप बाय 2.5-3%। और दूसरा, वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने बोल दिया अभी हमारा कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब कंडीशन में अगर ये क्राइसिस 1 हफ्ते से ज्यादा चलती है तब बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो भूल से भी ऐसे टाइम में ऑयल शॉर्ट बोर्ड नहीं करना चाहिए और लॉन्ग पोजीशन ही क्रिएट रखनी चाहिए। गोल्ड और क्रूड ये टाइम में आपका हेज है, तो ये दोनों कमोडिटीज में आपको एक स्टैगर्ड वे में बाइंग आते देखने मिलेगी, या जब भी फॉल आता आएगा तभी देखेगी। और जब कोई हल्के से भी इंडिकेशन आते हैं बातें पीस टॉक के, वो टाइम पे आपको इसमें से एग्जिट लेना है, तब तक बने रहना है। नोबडी नोज till how long it is going to go. Let us hope and pray that it gets ended as soon as possible. 1 हफ्ते के अंदर एंड होता है तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर लंबा कंटिन्यूएशन होता है, इफ इट इज drifting below 1 week, then I think we are heading for some big moves in crude oil and gold also. तो क्रूड की अगर बात करें कुणाल, तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ जो कल रात तक या सुबह लग रहा था कि शायद दोनों कंट्रीज यहाँ पर बात करेंगी, इस तरह की स्टेटमेंट्स भी थी, लेकिन ईरान की तरफ से वो मना हो गया है। यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये शायद आने वाले 4-5 हफ्ते तक भी जारी रह सकता है। उसके बावजूद भी आप कहेंगे बिकॉज ऑयल सप्लाईज इनफ हैं, बिकॉज ऑयल फैसिलिटीज पर यहाँ पर हमने कोई अटैक होता हुआ नहीं देखा है, ये 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पर प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रही। जी, आज मॉर्निंग को जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट में कि ऑयल सीधा $15-20 ऊपर खुलेगा, ऐसा हुआ नहीं है, बराबर है। बिकॉज लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, एज ऑफ नाउ द सप्लाई इज नॉट अ इश्यू। अभी पीपल आर हैविंग एडिक्वेट सप्लाई, बट अगर हफ्ते 10 दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है और जो शिप वहां पे ऑयल लोडिंग करके अपना एंकर लगा के वहां पे ही खड़ी हो गई है स्टैंड स्टिल, और वो सप्लाई अगर रीच नहीं होती है हफ्ते 10 दिन में, तब भारी शॉर्टेज फील होना स्टार्ट होगा। और जैसे मैंने कहा 10-12 दिन भी हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो शॉर्टेजेस सब इकोनॉमीज को फील होगी और इसके डोमिनो इफेक्ट एक के बाद दूसरे सेक्टर में आपको आते हुए देखने मिलेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी कंडीशन टाइट होती हुई नजर आएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस। 4-5 हफ्ता अगर ये जैसे ट्रम्प साहब ने कहा है, सबसे पहले ट्रम्प साहब कहते हैं वो सब बात को आपको उनकी फेस वैल्यू पे लेना नहीं है। वो बोल रहे हैं, वो बोलेंगे 4-5 हफ्ता लगेगा और 2 दिन में भी सेटल कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो 5 हफ्ता, बट अगर 5 हफ्ता चलता है तो इसके रिपरकशन बहुत बुरे हो गए। All right. Point taken. Peter, hi. Thank you so much for joining us at CNBC Awaaz. And this one is to you.
As Kunal was saying, at this point in time, it is more about on how prolonged is this whole uncertainty. How are you looking at the global markets, one, and what's your sense on the worst case scenario in sense of prices that can arise? Well, good morning, Manisha. I tell you what, it was interesting because we're 5.5 hours earlier in our day than you are in Mumbai. I'm in Sydney, as you know. And at 10 o'clock this morning, CME opened and it was just game on. We had a 52.47 close for gold. It touched 54.02. It was just absolutely on fire. Crude oil was very, very strong as well, as we know. Brent and WTI, they've given off some of those gains. But if this is going to be a protracted situation and it's going to run for days and possibly weeks, then I'm expecting, and what that does to it in the stent, if they shut the shipping of all forms of tankers through the Strait and airlines going into Dubai, Abu Dhabi and Qatar, then this changes the landscape and that's going to add significant horsepower to price, Manisha. So, how long's a piece of string? Is it going to be triple figures? If it really becomes a protracted war, then you're certainly going to see, I think, a lot higher prices than where we are at the moment, but only time can tell as it works through. Is there any calculation that takes crude prices to $100? It can, absolutely. 100 will be cheap. You know that as well as I do. You know what can happen here. If this goes and becomes a powder keg and you disrupt supply, and we know the choke point of what the Strait of Hormuz represents, and you don't get LNG into China, into India, and crude oil and crude products, or distillates and so on, all across Asia, then this is really going to super spike because pipelines don't work. They don't work quick enough. You've got millions and millions of barrels of crude being crisscrossed across the world. If this was to shut and completely change the distribution landscape. Peter, what is your also sense on gas? Because Qatar is a country that is where we get a lot of gas from, again, coming in from Strait of Hormuz. If you look at the natural gas prices, and that should come in on your screens, is 10% higher today. How would you look at gas availability and prices? Well, we all understand, Australia is a number 3 player. You're looking at the best part of, I think, US first, Qatar second, and then Australia. So it's big export-driven market for the Qataris or nat gas. So that'll naturally impact. You've got NYMEX still sitting at 290. It's been sold off heavily over the last month, but I'm expecting it to bounce during the Asian trade as it comes to a close, and then naturally looking into Europe and then the US. So I'm expecting prices to hike up a little bit. Again, it's a wait and see what happens and whether you're going to see continued disruption across the whole ecosystem of tankers and the LNG export market. Peter, one final question. And when it comes to India's energy security, how are you reading into that? Because India's 40% crude comes via Strait of Hormuz. Exactly. So I understand the positioning that, you had your Prime Minister with Benjamin Netanyahu the other day. You've got a very, very strong strategic relationship with President Trump and with President Putin and with Saudi. So I don't think all of this would have been discussed, Manisha, and I would think that it'd be all worked through from a scenario planning perspective, that it's not going to leave countries in the wake of devastation that they can't get energy to their population. So again, let's see how it unwraps over the next 48 to 72 hours. But I'm sure that Russia would step in, and quite possibly the Saudis, as far as increasing production. But again, we've just got to get through to that point in time, how that all looks, sounds, and I suppose acts in the market itself. Peter McGuire, thank you so much for joining us here on CNBC आवाज़. So Peter McGuire हमें ये बता रहे हैं कि जहां तक शिपिंग कंपनीज की बात है, एविएशन कंपनीज की बात है, यहाँ पर काफ़ी सारी चिंताएं हैं जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर कच्चे तेल में आ सकता है। और अगर ये जंग यहाँ पर और लंबी होती है या ज़्यादा कंट्रीज इसकी चपेट में आती हैं तो $100 प्रति बैरल का भाव फिर यहाँ पर सस्ता लगने लगेगा। लेकिन एक पते की बात जो पीटर मैक्वायर ने हमें कही है वो ये कि भारत ऑफकोर्स यहाँ पर 40% जो हमारा तेल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। एज ऑफ नाउ वहाँ पर चिंताएं हैं,
लेकिन जिस स्थिति में भारत फिलहाल यहाँ पर है, जहाँ पर हमारे अच्छे रिलेशंस हैं ना सिर्फ यूएस के साथ पर रशिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ये मेजर यहाँ पर क्रूड कंट्रीज हैं, तो भारत को कोई बहुत बड़ा असर होगा कच्चे तेल में इसकी वजह से एज ऑफ नाउ शायद ये यहाँ पर नहीं नजर आता, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कितना लंबा और कितना डीप ये अनसर्टनिटी यहाँ पर जारी रह सकती है। वेल, ये तो बात हुई ऑफ कोर्स कच्चे तेल की, लेकिन सोने पर यहाँ पर नजर डालेंगे। और कुणाल हमें पहले बता भी रहे थे कि 80 से $100 का रिएक्शन हमने ऑन द हायर साइड यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और वो आपके लिए $100 की तेजी है, 2% की बढ़त है सोने के प्राइसेस में जो आज हमने आते हुए देखी है। कुणाल, ओवर वीकेंड शायद ये भी लग रहा था कि सोना 54-55 पे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज ईरान सुप्रीम की वहां पर बहुत जल्दी मौत होती हुई नजर आई, बाजार को लगा चीजें बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गई हैं, तो हमने स्थिति थोड़ी सी नॉर्मलाइज यहां पर होते हुए देखी। लेकिन करंट लेवल्स में सोने और चांदी दोनों में ही क्या करने की राय है? देखिए, सबसे पहले सोने की बात करते हैं। ऐसे टाइम में सोना लॉजिकली बढ़ना ही चाहिए, बट जैसे मैंने कहा वो $300 ऑलरेडी पिछले हफ्ते में ही बढ़ गया है। सो नाउ अगर आप ये पहले नहीं बढ़ा होता था तो हम मॉर्निंग को $200-250 का ओपनिंग सीधा ऊपर देखते थे। रिमेंबर द डिनोमिनेशन, वी आर एट $5,000, $5,300 का भाव चल रहा है। सो अभी 4% मतलब $250 होता है। सो मेरी राय में एज ऑफ नाउ कोई मंदी नहीं करनी चाहिए। ये 5450 5500 की ओर जा सकता है। The actual jewelry demand across China, India continues to remain weak, but the sentiments are so fragile right now that nobody knows what if. Logically speaking, ये 3-4 दिन 5 दिन में सेटल होना चाहिए, but if the logic defies, so if in that scenario it can shoot up. So as of now trading के लिए मैं बाइंग ही रिकमेंड करूंगा और ऊपर में 5450 तक के टारगेट्स कॉमेक्स में। और जहां तक इंडिया की बात करेंगे आप, तो इंडिया में मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट कैन टेस्ट लेवल्स ऑफ 170-72,000। ऑलराइट, तो अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। बाइंग करके काम करें और सोने चांदी में और तेजी की वहाँ पर वजह भी बनती हुई नजर आ रही है। कुणाल, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए। तो तेजी यहाँ पर सोने चांदी में कायम है। हमारे साथ अब सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन जुड़ चुके हैं। शुभांकर जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी सेंस यहाँ पर सोने के प्राइसेस पर ही लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही लगता है कि यहाँ अब कुछ प्राइसेस थमने लगे हैं, अब बाजार इन प्राइसेस को एक्सेप्ट करने लगा है, एक नए वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब वही है मनीषा जी, तो अभी जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, अब सोल्यूशन हो कि ना हो नेक्स्ट 6-7 डेज में ये क्वेश्चन मार्क रह ही जाता है। और दो तरह से देखना चाहिए, एक है शॉर्ट टर्म और एक है थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म। जिस हिसाब से ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, एक लैक ऑफ ट्रस्ट में पूरा दुनिया चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सोने का तेजी 5,800 से $6,000 दिख ही रहा है। शॉर्ट टर्म में इतना अनसर्टेनिटी में अगर सपोज ये वॉर में कुछ अच्छा न्यूज आ जाए, कुछ सोल्यूशन आ जाए, मे बी सोने का प्राइस अभी जैसे कुणाल जी बोल रहे थे $5,400-500 तक छू के $5,100-200 तक आए या $4,900 तक भी आ जाए कोई बड़ा कोई करेक्शन लेने के बाद। और बट आई वुड सजेस्ट कंज्यूमर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी कि बाई करके ही लॉन्ग टर्म में थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड आई थिंक दैट डॉलर अभी थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा। ये क्रूड ऑयल में जो भी अब बढ़ोतरी आ गई है, तो इसमें ऑयल कंपनीज या डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। मगर आज अगर आप लोग देखो न्यूज़ में, तो ये सैटरडे संडे चाइना रशिया ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया था, मगर आज जैसे मंडे शुरू हो रहा है, सो दे आर ऑल्सो नाउ स्टार्टिंग टू गिव कमेंट्स एंड दे विल ट्राई टू इंटरफियर एंड ट्राई टू मतलब या तो वॉर को खत्म करेंगे या उनका भी कुछ पावर प्ले दिखाने का कोशिश करेंगे। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो गोल्ड में आई थिंक एक सेफ हेवन के तौर पे बाइंग में ही रहना चाहिए और बुलिश रहना चाहिए। थोड़ा करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, बट ऐसा ही सोच होना चाहिए। शुभांकर, अगर हम इस साल को यहाँ पर देखें और अगर पिछले 12-18 महीने को भी देखें, तो जब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यहाँ से फेज आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बाजार ने ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो यहाँ पर लूज किया ही है, लेकिन साथ ही साथ आप कहेंगे सरकार यहाँ पर
चाहे वो आरबीआई है, सेबी है, मार्केट्स खोलने की फिराक में है। सेबी ने हमें सीएनबीसी आवाज पे कहा है कि वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से बाजार खुल सकते हैं, कैसे पेंशन फंड्स या फिर हम बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को कमोडिटीज में लेके आएंगे। दूसरा, जिस तरह से ऑफकोर्स हमने म्यूचुअल फंड्स की एंट्री यहाँ पर ईटीएफ्स में आते हुए देखी। कैसे देखते हैं आप, वन, गोल्ड के लिहाज से इंडियन मार्केट्स ओपन होता हुआ, और दूसरा आप कहेंगे कि ये सब चीजें दर्शाती हैं कि ज्वेलरी थोड़ा सा हिट ले रही है लेकिन बुलियन बाइंग, इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़त पर है। हाँ, देखिए, ये एक जो आई थिंक गवर्नमेंट का सोच है कि लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे ईटीएफ में करे या एमसीएक्स में करे या म्यूचुअल फंड्स में करे, और ये जो गोल्ड है अल्टीमेटली अगर अपना देश में आके कहीं पे भी बैठा रहे, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द नेशनल एसेट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली अपना गवर्नमेंट एज अ सॉवरेन कंट्री खाली उनका रिजर्व्स के लिए गोल्ड बढ़ा रहे, बट बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और प्राइवेट बॉडी भी ऑफिशियली गोल्ड को इंपोर्ट करके उनका भी नेशनल एसेट बढ़े और उनका प्राइवेट एसेट भी बढ़े। तो ये एक सोच है। सेकंड, एज अ मेंबर ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री हम लोग यही सोचेंगे कि ये भी जो सारे गोल्ड है, ये गोल्ड भी शुड नॉट रिमेन लाइंग आइडल। या तो वो गोल्ड को भी हम लोग अपना बिजनेस में कैसे यूज में लेके आए, या कंज्यूमर अगर खरीदते हैं तो वो भी जो गोल्ड उनके पास या इन ईटीएफ फॉर्म में पड़ा हुआ है वो कैसे हम लोग को बेच के, जैसे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज होता है वैसे ईटीएफ गोल्ड बेच के भी अल्टीमेटली कुछ ज्वेलरी जितना खरीदना चाहिए। ऐसे करके एक फंजिबिलिटी अगर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेस मतलब हो जाएगा नॉर्मल लोगों के लिए भी और फॉर द बिजनेस ग्रो करने के लिए भी। तो आई थिंक वी शुड वेलकम दिस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट डॉलर जैसे एक एसेट है, वैसे ही गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज इज द रियल एसेट लैंड जैसा, और इसके ऊपर सबको रेगुलेटरी के तरफ से, कंट्रोल तरफ से आगे लेके जाना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए। पॉइंट टेकन। शुभंकर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो राय अपनी यहाँ पर सोने और जिस तरह का डिफिकल्ट स्थिति फिलहाल यहाँ पर वेस्ट एशिया में बनी हुई है उसका इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज, सेफ हेवंस पे किस तरह से देखने को मिल सकता है। बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और यूएस ईरान तनाव से भारतीय बॉन्ड बाजारों में भी हल्की सी कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। 2 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट के साथ हमने इनिशियल ट्रेड्स यहां पर होते हुए देखे थे। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो है, तेल की कीमतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। 7 से 8% की तेजी फिलहाल वहां पर है। साथ ही साथ यूएस में बॉन्ड यील्ड्स में यहां पर हमने दबाव बनता हुआ देखा है। यूएस इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और ईरान की जवाबी कार्रवाई से जोखिम यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ जिस तरह से हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात पर चिंता बनते हुए देखी है उसका भी असर यहां पर ओवरऑल मार्केट्स में है। आपको याद दिला दें कि भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है और 40% का ये तेल जो है वो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पर आता है। तो वो चिंता यहाँ पर ऑफकोर्स मार्केट्स में है। फिस्कल स्ट्रेन, रुपए पे प्रेशर, इन सब का असर भी यहाँ पर मनी मार्केट्स और डेट मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आया है। इंपॉर्टेंट आज ये भी देखने के लिए है कि यहाँ पर राज्यों की तरफ से बॉन्ड सप्लाईज बनने वाली हैं। 13 राज्य आज यहाँ पर 441 बिलियन रुपए जुटाने की फिराक में हैं। ये एक चीज है जो बाजार को एज ऑफ नाउ यहाँ पर इन फोकस रखेगी। साथ ही साथ जिस तरह से यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स 4% से नीचे हैं उसका भी इंपैक्ट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा। इसके अलावा आरबीआई यहाँ पर सरकार की 4 बॉन्ड्स को आज स्विच करेगी। जो FY27 की मैच्योरिटी वाले हैं उनको स्विच किया जाएगा और हम यहाँ पर 250 बिलियन बॉन्ड को लंबी अवधि के लिए यानी कि 5 साल जिल के साथ आज यहाँ पर इन दैट सेंस स्विच होता हुआ देखेंगे। इंटरेस्टिंगली सेबी चीफ लगातार यहाँ पर मीडिया से बात करते रहे हैं और उन्होंने हमें भी ये बताया है कि उनका फोकस यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट पे काफी स्ट्रांग रहेगा। बॉन्ड मार्केट्स पे यहाँ पर जोर देने की जरूरत है, प्राइमरी मार्केट्स पर यहाँ पर इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिटेल निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने पर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ आरवीपी और आरएफक्यू फ्रेमवर्क में सुधार करने का प्रस्ताव भी है और आरबीआई के साथ नए बॉन्ड इंडेक्स पर एज ऑफ नाउ सेबी चर्चा भी कर रहा है।